मैं डॉक्टर एस.आर. रेगर, सहायकाचार्य, राजकीय विधि महाविद्यालय अलवर में अध्यापन का कार्य करवा रहा हूँ। आज का विषय है विधि तृतीय वर्ष में माध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम 1996 के प्रावधानों में माध्यस्थम के प्रकार। कहने का मतलब ये है कि आर्बिट्रेशन कंसाइलेशन एक्ट 1996 में माध्यस्थम कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। माध्यस्थम प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण लाभ यह है कि इसका संचालन विवाद के पक्षकारों की आपसी सहमति से संपन्न करार के निबंधनों टर्म्स के अनुसार होता है। माध्यस्थम प्रक्रिया के अंतर्गत विवाद के पक्षकारों को माध्यस्थम की नियुक्ति, माध्यस्थम का स्थान, माध्यस्थम पर लागू होने वाली विधि तथा माध्यस्थम की प्रक्रिया के चुनाव का विकल्प तथा अधिकार होता है। परंतु एक बार यदि करार के निबंधनों के अनुरूप माध्यस्थम प्रक्रिया संचालित होकर माध्यस्थम अधिकरण द्वारा पंचाट पर हस्ताक्षर कर दिया जाता है, जिसे विवाद के पक्षकार अपने हस्ताक्षर पर स्वीकार कर लेते हैं, माध्यस्थम उन पर आबद्ध बाइंडिंग हो जाता है। नवीन माध्यस्थम तथा सुलह अधिनियम 1996 के अंतर्गत माध्यस्थम पंचाट की आज्ञप्ति डिक्री की भांति स्वतः प्रवर्तनीय है। इसे न्यायालय में फाइल करके उस पर न्यायालय की आज्ञप्ति डिक्री प्राप्त करना अब आवश्यक नहीं है। अतः माध्यस्थम 3 प्रकार का हो सकता है, जो इस प्रकार है। पहला है व्यक्तिगत माध्यस्थम या घरेलू माध्यस्थम, पर्सोनल आर्बिट्रेशन और डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन। दूसरा है सांविधिक माध्यस्थम या कानूनी माध्यस्थम या अधिनियमित माध्यस्थम, स्टैट्यूटरी आर्बिट्रेशन और आर्बिट्रेशन अंडर एनेक्टमेंट। तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय माध्यस्थम, इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन। अब हम उक्त तीनों प्रकार के जो माध्यस्थम हैं उनका विस्तृत वर्णन इस प्रकार करते हैं। पहला है व्यक्तिगत माध्यस्थम या घरेलू माध्यस्थम, पर्सोनल और डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन, जहां विवाद के पक्षकार अपने विवाद या मतभेद को किसी माध्यस्थम अधिकरण आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल को निर्णय के लिए संदर्भित करते हैं, वह माध्यस्थम व्यक्तिगत माध्यस्थम या घरेलू माध्यस्थम कहलाता है। माध्यस्थम का यही प्रकार सर्वमान्य है। घरेलू माध्यस्थम की परिभाषा माध्यस्थम तथा सुलह अधिनियम 1996 के अंतर्गत नहीं दी गई है। यह अधिनियम द्वारा 216 के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक माध्यस्थम को परिभाषित करता है। इस अधिनियम की धारा 216 के आधार पर घरेलू माध्यस्थम को परिभाषित किया जा सकता है, जिसके अनुसार ऐसा माध्यस्थम जो अंतर्राष्ट्रीय माध्यस्थम नहीं है, घरेलू माध्यस्थम डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन कहलाता है। घरेलू डोमेस्टिक माध्यस्थम के दोनों पक्षकार भारतीय नागरिक या भारतीय कंपनियां या भारतीय निगम होते हैं। ऐसा माध्यस्थम जिसका एक पक्षकार भारतीय प्राकृतिक व्यक्ति नेचुरल पर्सन तथा दूसरा पक्षकार भारतीय विधिक व्यक्ति लीगल पर्सन हो, तो वह भी घरेलू माध्यस्थम डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन कहा जाएगा। घरेलू माध्यस्थम के अंतर्गत विवादों के दोनों पक्षकार भारतीय व्यक्ति होते हैं। व्यक्ति में प्राकृतिक तथा विधिक भी आते हैं। इस माध्यस्थम के अंतर्गत निर्गत पंचाट भारतीय न्यायालय द्वारा प्रवर्तित तथा लागू किए जाते हैं। घरेलू माध्यस्थम डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन की चर्चा माध्यस्थम तथा सुलह अधिनियम 1996 के भाग 1 में धारा 1 से धारा 43 तक की धाराओं के अंतर्गत हम विस्तृत रूप से आगे के अध्यायों में करेंगे। पुराने तथा निश्चित माध्यस्थम अधिनियम 1940 में सिर्फ घरेलू माध्यस्थम डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन के बारे में उपबंध थे,
परंतु आधुनिक युग में बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक संबंधों के कारण अंतर्राष्ट्रीय माध्यस्थम के बारे में उपबंध किया जाना आवश्यक हो गया था। इसलिए माध्यस्थम तथा सुलह अधिनियम 96 के द्वारा पुराने माध्यस्थम अधिनियम 1940 को समाप्त कर माध्यस्थम तथा सुलह अधिनियम 1996 को पारित किया गया तथा अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक माध्यस्थम के बारे में प्रावधान प्रथम बार किया गया। इस प्रकार घरेलू माध्यस्थम या व्यक्तिगत माध्यस्थम पक्षकारों के करार द्वारा सर्जित होते हैं। शर्त सिर्फ यह है कि भारतीय विधि तथा भारतीय लोक नीति के प्रतिकूल नहीं होने चाहिए। इस प्रकार यह व्यक्तिगत माध्यस्थम या घरेलू माध्यस्थम के बारे में बताया गया है। दूसरा है संवैधानिक कानूनी माध्यस्थम, स्टैट्यूटरी आर्बिट्रेशन। सामान्य तौर पर माध्यस्थम प्रक्रिया विवाद के पक्षकारों की सहमति से पक्षकारों की इच्छा के अनुसार प्रारंभ की जा सकती है। इसके अतिरिक्त कभी कभी ऐसा भी होता है कि विधायिका द्वारा पारित अधिनियम के अंतर्गत भविष्य में उत्पन्न होने वाले विवाद के हल के लिए माध्यस्थम प्रक्रिया के संबंध में प्रावधान किया गया होता है। ऐसे अधिनियम के अंतर्गत सर्जित माध्यस्थम को सांविधिक माध्यस्थम अर्थात कानूनी माध्यस्थम स्टैट्यूटरी आर्बिट्रेशन की संज्ञा दी जाती है। सांविधिक माध्यस्थम के मामले में पक्षकारों की सहमति या इच्छा का कोई महत्व नहीं होता। अधिनियम में दी गई शर्तों के पूरा हो जाने पर माध्यस्थम प्रक्रिया प्रारंभ होती है। सांविधिक माध्यस्थम में माध्यस्थम की नियुक्ति, माध्यस्थम का स्थान, पंचाट निर्गत करने की समयावधि, पंचाट का परिवर्तन, माध्यस्थम प्रक्रिया पर लागू होने वाली विधि, माध्यस्थम का शुल्क आदि का निर्धारण अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार होता है। इसमें माध्यस्थम प्रक्रिया एक बाध्यता के अंतर्गत संचालित होती है। सांविधिक माध्यस्थम उस सामान्य नियम का अपवाद है कि माध्यस्थम प्रक्रिया के संबंध में विवाद के पक्षकारों की इच्छा तथा सहमति का सम्मान किया जाना चाहिए। माध्यस्थम तथा सुलह अधिनियम 1996 की धारा 2 उपधारा 4 ये प्रावधान करती है कि यह अधिनियम सांविधिक माध्यस्थम पर भी लागू होगा। इसी प्रकार का प्रावधान पुराने तथा निरसित माध्यस्थम अधिनियम 1940 की धारा 46 के अंतर्गत भी किया गया था। माध्यस्थम तथा सुलह अधिनियम 1996 की धारा 2 उपधारा 4 निम्न प्रावधान करती है। यह भाग धारा 40 की उपधारा 1, धारा 41 तथा धारा 43 को छोड़कर तत्समय प्रवर्त किसी अधिनियम के अधीन प्रत्येक माध्यस्थम अर्थात सांविधिक माध्यस्थम स्टैट्यूटरी आर्बिट्रेशन को इस प्रकार लागू होगा मानो कि माध्यस्थम किसी माध्यस्थम करार के अनुसरण में था तथा मानो कि अन्य अधिनियम कोई माध्यस्थम करार था, सिवाय इसके कि जहां इस भाग के उपबंध उस अन्य अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों से असंगत इनकंसिस्टेंट है। अतः इस अधिनियम की धारा 2 उपधारा 4 का प्रभाव यह है कि इस अधिनियम के प्रावधान तत्समय प्रवर्त किसी अधिनियम के अंतर्गत सर्जित सांविधिक माध्यस्थम पर लागू होंगे, परंतु इस अधिनियम की धारा 6 उपधारा 1, धारा 7, धारा 12 तथा धारा 37 सांविधिक माध्यस्थम पर लागू नहीं होती। धारा 6 उपधारा 1 पक्षकारों की मृत्यु के प्रभाव की चर्चा करती है। धारा 7 पक्षकारों के दिवालियेपन की चर्चा करती है। धारा 12 उस परिस्थिति में न्यायालय के अधिकार के बारे में है जब माध्यस्थम पच्युत कर दिया जाता है या माध्यस्थम के प्राधिकार प्रतिशत रिवोक्ड कर लिए जाते हैं, तथा धारा 37 माध्यस्थम की परिसीमन अवधि पीरियड ऑफ लिमिटेशन के बारे में प्रावधान करती है। इन प्रावधानों को स्पष्टतः अभिव्यक्त रूप से सांविधिक माध्यस्थम की परिधि के बाहर रखा गया है। सांविधिक माध्यस्थम का संचालन उस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार होता है जिनसे इसका जन्म होता है। माध्यस्थम अधिनियम 1940 की धारा 46 अब निरसित नाउ रिपील्ड समझौते या सुलह जैसी परिस्थितियां में लागू होती है, जहां
एक वाद लंबित है तथा पक्षकार मध्यस्थम चाहते हैं तो उसे न्यायालय के माध्यम से ही ऐसा करना होगा। यदि पक्षकार मध्यस्थम न्यायालय के हस्तक्षेप के अभाव में करते हैं तो ऐसे मध्यस्थम का पंचाट अकृत, नलिटी या व्यर्थ होगा। सांविधिक मध्यस्थम स्टैट्यूटरी आर्बिट्रेशन या कानूनी मध्यस्थम या अधिनियमित अंडर इनेक्टमेंट मध्यस्थम के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं, जैसे कि नंबर 1 सहकारी समितियां, कोऑपरेटिव सोसाइटीज अधिनियम के अंतर्गत मध्यस्थम, जैसे उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम की धारा 98 इत्यादि के बारे में बताया गया है। दूसरा है पंजाब सहकारी समितियां अधिनियम 1961। ये अधिनियम, इस अधिनियम के अंतर्गत संपन्न मध्यस्थम पर पुराने मध्यस्थम अधिनियम 1940 की धारा 33 या वर्तमान मध्यस्थम तथा सुलह अधिनियम 96 के प्रावधानों के परिवर्तन को अपवर्जित करता है। तीसरा है बम्बई सहकारी समितियां अधिनियम 1925 की कुछ धाराएं हैं। चौथा है कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत, और पांचवा है विद्युत आपूर्ति अधिनियम 1948 की धाराएं। छठा है औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 10 के पक्षकारों के मध्य करार के अंतर्गत मध्यस्थम प्रक्रिया प्रारंभ किए जाने का प्रावधान करती है इत्यादि। स्टैट्यूटरी आर्बिट्रेशन के बारे में प्रावधान करते हैं। सांविधिक मध्यस्थ स्टैट्यूटरी आर्बिट्रेटर चूंकि अधिनियम द्वारा सर्जित होता है, अतः इसके अधिकार उस अधिनियम के प्रावधानों द्वारा नियंत्रित होते हैं जिसके द्वारा उसका जन्म होता है। सांविधिक मध्यस्थम को सामान्यतः वह सब कुछ करने का अधिकार होता है जो विवाद के हल के लिए आवश्यक समझता है। नंबर 3 अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थम इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन। अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थम प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात विश्व में औद्योगिकरण की गति तेज हुई। विश्व युद्ध की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देने के प्रयोजन से लीग ऑफ नेशंस की स्थापना हुई, परंतु द्वितीय विश्व युद्ध ने यह साबित कर दिया कि लीग ऑफ नेशंस अपने उद्देश्य में सफल नहीं हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति पर संयुक्त राष्ट्र संघ यूनाइटेड नेशंस का जन्म हुआ। संयुक्त राष्ट्र संघ अपने विभिन्न अभिकरणों एजेंसीज के माध्यम से विश्व को एक सूत्र में बांधने तथा विश्व के विभिन्न राष्ट्रों के मध्य आत्मीयता स्थापित करने के प्रयास में लगा। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की वृद्धि के परिणाम स्वरूप विभिन्न राष्ट्रों के मध्य व्यापारिक गतिविधियां बढ़ी। व्यापारिक लेन देन तथा वाणिज्यिक गतिविधियों की वृद्धि में दूरसंचार टेलीकम्युनिकेशन में हुए आविष्कारों से भी सहायता मिली। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि से विभिन्न राष्ट्रों तथा विभिन्न राष्ट्रों के नागरिकों के मध्य व्यापारिक मतभेद या व्यापारिक विवाद बढ़ना अपरिहार्य था। अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक विवादों के हल का अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थम एक सरल एवं द्रुतगामी उपाय था। अतः ये आवश्यक हो गया कि एक राष्ट्र में निर्णीत विवादों के निर्णय को दूसरे राष्ट्र में मान्यता मिले तथा एक राष्ट्र में विभिन्न राष्ट्रों के नागरिकों के विवादों से संबंधित निर्णय को दूसरे राष्ट्र में प्रवर्तित कराया जा सके। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए जेनेवा अभिसमय 1927 तथा न्यूयॉर्क अभिसमय न्यूयॉर्क कन्वेंशन सन 1958 न्यूयॉर्क में संपन्न हुआ। न्यूयॉर्क अभिसमय न्यूयॉर्क कन्वेंशन 1958 में लिए गए निर्णय के अनुरूप विदेशी पंचाट मान्यता तथा प्रवर्तन अधिनियम 1961 पारित हुआ, जिसमें विदेशी पंचाटों को मान्यता देने तथा उसके प्रवर्तन के लिए प्रावधान किया गया। भारत में सन 1996 में न्यूयॉर्क अभिसमय 1958 में स्वीकार्य करार को पूरा करने के लिए मध्यस्थम तथा सुलह अधिनियम 1996 में पारित किया गया। इस अधिनियम के भाग 2 में धारा 44 से धारा 52 तक की धाराएं सम्मिलित की गई हैं।
इस अधिनियम के भाग 2 में प्रथम बार अंतर्राष्ट्रीय माध्यस्थम के बारे में उपबंध किया गया। इसके पूर्व भारत में माध्यस्थम अधिनियम 1940 प्रवर्तित था। इस 1940 के अधिनियम में अंतर्राष्ट्रीय माध्यस्थम के बारे में कोई उपबंध नहीं था। माध्यस्थम तथा सुलह अधिनियम 1996 के भाग 2 में अंतर्राष्ट्रीय माध्यस्थम के पंचाटों से संबंधित प्राविधानों के अधिनियम के साथ ही 2 अंतर्राष्ट्रीय अधिनियमों को निश्चित कर दिया गया। माध्यस्थम प्रोटोकॉल तथा अभिसम अधिनियम 1937 तथा विदेशी पंचाट मान्यता तथा प्रवर्तन अधिनियम 1961 माध्यस्थम तथा सुलह अधिनियम 96 द्वारा निश्चित रिपील कर दिए गए। अब 1996 के अधिनियम के भाग 2 के अध्याय 1 में न्यूयॉर्क अभिसमय 1958 की संस्तुति पर पारित विदेशी पंचाट मान्यता तथा प्रवर्तन अधिनियम 1961 के प्राविधानों को सम्मिलित किया गया तथा इसी भाग 2 के अध्याय 2 में धारा 53 से धारा 60 तक जेनेवा अभिसमय की संस्तुति के आधार पर पारित माध्यस्थम प्रोटोकॉल तथा अभिसमय अधिनियम 1937 के प्रावधानों को सम्मिलित किया गया। अब भारत में भी विदेशी माध्यस्थम तथा विदेशी पंचाट को माध्यस्थम तथा सुलह अधिनियम 1996 द्वारा मान्यता मिली है। अंतर्राष्ट्रीय माध्यस्थम, जिसे माध्यस्थम तथा सुलह अधिनियम 1996 की धारा 2 उपधारा 1 के खंड 6 में अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक माध्यस्थम की संज्ञा दी गई है, बढ़ते हुए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की देन है। संचार माध्यमों में हुए युगांतकारी नवीन परिवर्तन तथा राष्ट्रीय व्यापार नीति में उदारीकरण की स्वीकृति ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तथा वाणिज्य में अभूतपूर्व वृद्धि की है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की वृद्धि के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक मतभेद या विवाद का होना अपरिहार्य है। अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मतभेदों को हल करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक माध्यस्थों तथा उसके निर्णयों को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रवर्तन के लिए राष्ट्रीय विधि की आवश्यकता को माध्यस्थम तथा सुलह अधिनियम 1996 ने पूरा किया है। अब विदेश में संपन्न माध्यस्थम प्रक्रिया के अंतर्गत निर्गत विदेशी पंचाटों को भारत में प्रवर्तन एनफोर्समेंट भारतीय न्यायालयों के माध्यम से कराया जा सकता है। माध्यस्थम तथा सुलह अधिनियम 1996 की धारा 2 उपधारा 1 का खंड 6 अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक माध्यस्थम की निम्न परिभाषा देता है, जो इस प्रकार है। धारा 216 अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक माध्यस्थम इंटरनेशनल कॉमर्शियल आर्बिट्रेशन से ऐसे विवादों से संबंधित कोई माध्यस्थम अभिप्रेत है जो ऐसे विधिक संबंधों से उद्भूत हो जो भारत में प्रवर्तित विधि के अधीन वाणिज्यिक समझे गए हों, चाहे ऐसे विधिक संबंध संविदात्मक हो या नहीं, तथा पक्षकारों में से कम एक पक्षकार निम्न अर्थात कोई व्यक्तियों में हो, एक हो। नंबर 1, ऐसा कोई व्यक्ति है जो भारत से भिन्न किसी देश का नागरिक है या उसका आभ्यासिक निवासी हैबिचुअल रेजिडेंट है, या नंबर 2, ऐसा कोई निगमित निकाय इनकॉर्पोरेटेड बॉडी है जो भारत से भिन्न किसी देश में निगमित इनकॉर्पोरेटेड है, या थर्ड, ऐसी कोई कंपनी या संगम एसोसिएशन या समष्टि निकाय बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स जिसका केंद्रीय प्रबंध और नियंत्रण भारत से भिन्न किसी देश में किया जाता है, या नंबर 4, विदेशी सरकार। इस प्रकार इस अधिनियम की धारा 216 के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक माध्यस्थम को परिभाषित किया गया है, जिसको हम संक्षेप में इस प्रकार समझ सकते हैं। ऐसा माध्यस्थम जिसका एक पक्षकार भारतीय नागरिक न होकर विदेशी नागरिक है, यह विदेशी कंपनी या विदेशी निगम या विदेशी व्यक्तियों का समूह है, या ऐसी कंपनी या निगम जिसका केंद्रीय नियंत्रण भारत से भिन्न किन्हीं विदेशी व्यक्तियों के हाथ में है, या जिसका एक पक्षकार विदेशी सरकार है,
वह माध्यस्थम अंतर्राष्ट्रीय माध्यस्थम है, परंतु माध्यस्थम तथा सुलह अधिनियम 1996 के अंतर्गत सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक माध्यस्थम को मान्यता है। अतः इस अधिनियम के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय माध्यस्थम का वाणिज्यिक होना अनिवार्य है। एक माध्यस्थम वाणिज्यिक तब कहा जाएगा जब यह भारत में तत्समय प्रवर्ती विधि के अंतर्गत वाणिज्यिक श्रेणी में आता हो। अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक माध्यस्थम की जो परिभाषा इस अधिनियम की धारा 216 में दी गई है, उसके दो तत्व हैं। पहला है भौतिक तत्व, फिजिकल एलिमेंट। दूसरा है संकल्पनात्मक तत्व, कंसेप्चुअल एलिमेंट। भौतिक तत्व के अनुसार माध्यस्थम का एक पक्षीय विदेशी नागरिक, फॉरेनर, या विदेशी निगम, फॉरेन कॉरपोरेशन, या विदेशी कंपनी या विदेशी कंपनियों का निकाय है, जिसका केंद्रीय नियंत्रण तथा प्रबंधन विदेशी हाथों में हो या विदेशी सरकार में हो। दूसरा है संकल्पनात्मक तत्व के अनुसार ऐसा माध्यस्थम ऐसे विधिक संबंधों से उत्पन्न विवादों से हो जो भारतीय विधि के अनुसार वाणिज्यिक हो, चाहे ये विधिक संबंध संविदात्मक हो या संविदात्मक न हो। वाणिज्यिक शब्द की व्याख्या आज के व्यापारिक विभिन्न गतिविधियों के संदर्भ में व्यापक रूप से होती है और इसकी की जानी चाहिए। इस प्रकार आज हमने माध्यस्थम या सुलह अधिनियम 1996 के अनुसार माध्यस्थम के प्रकारों के बारे में उल्लेख किया है। थैंक्स।